हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ, यानी कंपनी लॉ की आपको बेसिक से लेके एडवांस हर चैप्टर आपको यहाँ पर कराया जाएगा। आपको सारी चीज़ें डिटेल से कराई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ का बिल्कुल बेसिक। दरअसल जब आप कॉलेज में ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं कंपनी लॉ, तो वहाँ पर जो टीचर है वो आपका डायरेक्ट स्टार्ट करता है व्हाट इज़ कंपनी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। लेकिन हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जो कंपनी एक्ट हमारा 2013 है, जो हमारा कंपनीज़ एक्ट, यहाँ पर सी स्टैंड्स फॉर कंपनीज़ एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्ट। सो जो हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013 है, ये कैसे बना, ये जो पूरी जर्नी है, यानी पहले हम कंपनीज़ एक्ट 1956 पढ़ते थे, फिर कुछ अमेंडमेंट्स हुए, कुछ चेंजेस हुए, एंड देन फिर हम कंपनीज़ एक्ट 2013 पढ़ने लग गए। तो जो पूरी ये जर्नी है, ये कैसे बनी, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, कैसे है, ये चीज़ें पता होने बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि हमें कभी अपनी रूट से, अपनी जड़ों से अलग नहीं होना चाहिए अगर हमें डेवलप होना है, या डेवलप होने के बाद भी हमें अपनी रूट्स को के साथ हमेशा टच में रहना चाहिए। सिमिलर जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे उसकी जड़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें रहती हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये समझेंगे कि जो हमारा कंपनीज़ एक्ट 1956 है, जो हमारा कंपनीज़ एक्ट 1956 है, यहाँ तक की क्या जर्नी रही, उसके बाद हम जर्नी पढ़ेंगे 1956 से हम 2013 पर कैसे शिफ्ट हुए। यानी इसको मैंने कुल मिलाकर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो टुकड़ों में मैंने बांट दिया। पहली जर्नी हमें पढ़नी है कि कंपनीज़ एक्ट 1956 कैसे बना, फिर हम पढ़ेंगे कि 2013 हमारा कैसे बना कंपनीज़ एक्ट। ठीक है, जब आप इन दोनों जर्नी को समझ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो 2013 हमारा कंपनीज़ एक्ट है वो कैसे डिफ़र करता है कंपनीज़ एक्ट 1956 से। गॉट इट? ओके, चलिए अब पढ़ते हैं हम हमारा आज का कंटेंट। सो देखिए, यहाँ पर हम एक तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हमारी धीरे धीरे डेवलप हुई, विकसित हुई। ओके, सो द लेजिस्लेशन गवर्निंग जॉइंट स्टॉक कंपनीज इन इंडिया इज़ मॉडल्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द कंपनीज लेजिस्लेशन इन इंग्लैंड। लेजिस्लेशन का मतलब ग्रुप ऑफ लॉज, यानी जो ग्रुप ऑफ लॉज है जो पूरी जॉइंट स्टॉक कंपनी को चलाता है, उसको गवर्न करता है हमारे इंडिया में, वो किस पर बेस है, यानी जो हमारे इंडिया का लेजिस्लेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ को लेकर, वो किस पैटर्न पर बेस है, वो इंग्लैंड के कंपनी लेजिस्लेशन पर बेस है। ओके, इट वॉज द ब्रिटिश हु पाइनियर्ड कंपनीज लेजिस्लेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश रूलिंग करते थे, हमारे इंडिया में जो ये स्टार्ट किया गया पूरा कंपनी लेजिस्लेशन, ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट कंपनी लेजिस्लेशन है वो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पहली कंपनी लेजिस्लेशन है वो कौन सी थी, वो इंग्लैंड की थी। और ये बिलीव किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड की भी पहली थी, फर्स्ट थी। ठीक है, और वो कौन सा था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। यानी यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ आपको, जो हमारा जो पहला कंपनी से रिलेटेड लेजिस्लेशन बना, कंपनी से रिलेटेड लॉज बने, वो इंग्लैंड में बने। ठीक है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड का भी फर्स्ट है, जिसको क्या नाम दिया गया, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 दिया गया, जो कि इंग्लैंड का है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 ये वो एक्ट है जो पहला कंपनी लेजिस्लेशन है हमारे इंग्लैंड का। ठीक है, और ये पूरे वर्ल्ड का भी पहला है। और इसी पैटर्न के बेस पर हमारी जो इंडिया के जो कंपनी लॉज बने वो भी हमारे इसी मॉडल, इसी पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। ठीक है, दिस एक्ट वाज द एडिफाइज ऑन विच द लेटर कंपनी लेजिस्लेशन आर बेस्ड। ये जो एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है एक नींव का काम करता है, एक फाउंडेशन का काम करता है, जिसके बेस पर बाकी जितने भी कंपनी लेजिस्लेशंस आए, जितने भी लॉज आए जो कंपनीज़ को गवर्न करते हैं, वो सारे हमारे इसी एक्ट पर बेस्ड है। अब यहाँ पर आपको नोट करना है कि जिस तरीके से हम अपने इंडिया के कंपनी लेजिस्लेशन की जर्नी को पढ़ रहे हैं कि वे कैसे 1956 तक पहुँचा, कौन कौन से एक्ट बीच में आए, इसी तरीके से जो इंग्लैंड में एक्ट बना, पहला एक्ट जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, तो उसमें भी तो काफ़ी सारे, यानी इंग्लैंड में भी काफ़ी सारे चेंजेस रहे होंगे, काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई होंगी, काफ़ी सारे एक्ट पास किए गए होंगे। ठीक है,
तो वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा, क्योंकि हमें पढ़ना है इंडिया का, ठीक है। इसलिए मैंने इंग्लैंड की जो पूरी जर्नी है कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो मैंने इसमें नहीं डाले, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि जो पहला पूरे वर्ल्ड का एक्ट माना गया वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844 जो कि इंग्लैंड का था वो माना गया, और हमारे जितने भी कंपनी लेजिस्लेशंस बनाए गए इंडिया के अंदर वो हमारे इंग्लैंड के कंपनी लेजिस्लेशन पर बेस थे, और हम अपने इंडिया के कंपनी की जर्नी को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे इंडिया का, अब सारा हम अपने इंडिया का पढ़ने वाले हैं। हमारे इंडिया में जितने भी कंपनीज एक्ट टाइम टू टाइम जो पास हुए उसकी हम अलग अलग फेजेस को स्टडी करेंगे। हमारे इंडिया में पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बना 1850, ओके, और जो किस पर बेस था, इंग्लैंड के जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1844 पर बेस था। फिर हमारा ये एक्ट जब हमारा इंडिया में पहली बार बना, इसमें कुछ चेंजेस हुए तो हमारा बना जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। यानी एक नया एक्ट तब पास होता है जब प्रीवियस एक्ट में हम कोई ना कोई चेंजेस लेकर आते हैं, कोई अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं। जब कोई न्यू अमेंडमेंट आती है तो उसका हम न्यू एक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा आया जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1866, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 एंड इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 एंड लास्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ओके। अभी हमें जितना भी पढ़ेंगे सारा डिटेल में आपको मैं कराऊंगी, मैं पूरा कोशिश करूंगी कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको सारा का सारा मैं ये समझा दूँ, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में। तो फर्स्ट हमारा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850, इंडिया का पहला जो हमारा कंपनी लेजिस्लेशन बना, कंपनी से रिलेटेड जो लॉज बनाए गए और जो एक्ट बनाया गया कंपनी से रिलेटेड, वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 था। ये ऐसा पहला एक्ट था जिसमें कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभी हम हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या फीचर स्टडी करते हैं कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनीज़ के, उन सभी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। जितना पैसा वो लगा रहे हैं उतनी ही लाइबिलिटी उनकी बनती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, यानी लिमिटेड है लाइबिलिटी। लेकिन जब पहली बार एक्ट बना जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट, उस टाइम कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी थी वो कौन सी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। ये हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 पढ़ रहे हैं, ओके। पहली बार यानी जो 1850 जो एक्ट आया, पहली बार इस एक्ट ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि जितनी भी कंपनीज बनेगी उसको रजिस्टर कराया जाएगा, और जो कंपनीज की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कैसे होगी, हाई कोर्ट्स के थ्रू होगी, और कौन कौन सी बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास के हाई कोर्ट से उन कंपनीज के रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे, ओके। फिर सेकंड एक्ट आया जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857, ओके, 1857। ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट जो है हमारा 1857, जो हमने अभी प्रीवियस एक्ट पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850, उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, तब जाकर हमारा वो चेंजेस लगाने के बाद नया एक्ट बना जॉइंट स्टॉक कंपनी 1857। इस एक्ट में पहली बार हमारे लॉ ने रिकॉग्नाइज़ किया लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, अभी हमारे कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, सभी जानते हैं, लेकिन ये चीज़ पहली बार कब आई, पहली बार इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया लीगल तरीके से, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1857 के टाइम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इस एक्ट में बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को कवर नहीं किया गया था। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1860। जैसे हमने पढ़ा कि 1857 में बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को लिया नहीं गया था, कवर नहीं किया गया था एक्ट में, लेकिन 1860 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज को भी परमिट कर दिया गया, परमिशन दे दी गई कि वो भी उनकी जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, लिमिटेड होगी, और वे अपने आप को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1866। ये जो एक्ट है, जितने भी लेजिस्लेशंस बनाए गए थे प्रीवियस में, सारे लेजिस्लेशंस को कैंसिल कर दिया गया और एक अलग तरीके से लॉज को डिफाइन किया गया, कंपनीज़ की इनकॉर्पोरेशन को लेकर, रेगुलेशन को लेकर और कंपनीज़ की वाइंडिंग अप को लेकर। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, एंड वाइंडिंग अप का मतलब होता है जब कंपनी पूरे तरीके से शट डाउन, बंद हो जाती है, उसे हम कहते हैं लिक्विडेट या वाइंड अप, ओके।
फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1882। ये जो एक्ट है एक्सप्लेन करता है, इलेबोरेट करता है जितने भी आपने अभी 1866 का जो हमने ये एक्ट पढ़ा, इसमें जितने भी प्रोविजंस है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है 1882 का एक्ट। ओके, इसके अलावा 3 नए एक्ट भी इसी दौरान पास किए गए। कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 1895, कंपनीज ब्रांच रजिस्टर्ड एक्ट 1900 एंड कंपनीज एक्ट 1910, इनको भी अनेक्ट किया गया। और ये क्यों अनेक्ट किया गया? जितनी भी कमियां थी, जितने भी लूप होल्स थे, जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी, जो 1866 के एक्ट में उसको रिमूव करने के लिए। फिर आपका आता है इंडियन कंपनीज एक्ट 1913। 1913 जो ये एक्ट आया इंडियन कंपनी एक्ट, ये एक कंसोलिडेटेड एक्ट है। कौन सा एक्ट है? कंसोलिडेटेड एक्ट, जिसको नाम दिया गया इंडियन कंपनीज एक्ट, और जो हमारे इंडिया में अनेक्ट किया गया। इसके 288 सेक्शंस थे और 4 शेड्यूल्स थे। ये एक्ट क्या डिफ़ाइन करता है? उन लॉज को डिफ़ाइन करता है जो कंपनीज़ के फंक्शनिंग को इफेक्ट डालता है। यानी कंपनीज़ में जितने भी तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उनको कौन चलाता है? वे लॉज चलाते हैं। अगर कोई काम गलत हो रहा है लॉ के कानून के नज़रों में, तो उसको उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स होंगे। यानी वे सारे लॉज जिसमें डिफ़ाइन किए गए हैं जो कंपनी के फंक्शन को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, ये बाकी जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और इसी एक्ट में प्राइवेट कंपनी को भी क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार लॉ ने रिकॉग्नाइज़ किया प्राइवेट कंपनीज़ को भी। कौन से? इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में। ठीक है, काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की गई। यानी 1913 जो एक्ट है इसमें भी काफ़ी सारी कमियां थी, शॉर्टकमिंग्स थी। एंड 1913 के बाद भी काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई, काफ़ी सारे चेंजेस आए और अलग अलग एक्ट्स बनाए गए। और ये तब तक चलता रहा जब तक हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 नहीं आ गया। यानी जब हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जब तक हमारा नहीं आया, तब तक काफ़ी सारे हमारे इसके बीच में अमेंडमेंट्स हुए। एंड 1956 जैसे ही आया, 1956 ने इन बाकी सभी एक्ट को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 क्या है और इसकी ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे और आपका मैं पूरा कंपनी लॉ बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।